टावर हाइस्ट। कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी से, जहां पर एक टावर है। इस टावर का जो मैनेजर है उसका नाम जॉश है। इसी टावर में एक पेंट हाउस भी है, जहां पर आर्थर नाम का एक वॉल स्ट्रीट बिलियनियर रहता है, जो जॉश का दोस्त भी है। जॉश ने यहाँ के स्टाफ के जो पेंशन फंड होते हैं वो आर्थर को दिए होते हैं, ताकि वो उन्हें सही जगह इन्वेस्ट करके सबका फायदा कर सके। इस टावर में एक नया एम्प्लॉय आता है जो कि यहाँ पर लिफ्ट को ऑपरेट करने के लिए आया है, लेकिन जॉश उसे जॉब पर नहीं रखना चाहता। उसका बॉस कहता है कि मैंने इसे पहले अपॉइंट कर लिया है, इसीलिए जॉश को उसे नौकरी पर रखना पड़ता है। जॉश उसे बताता है कि ये न्यूयॉर्क का सबसे महंगा टावर है, इसीलिए तुम्हें सातों दिन काम करना होगा, हमेशा तुम्हें अपने काम में चौकन्ना रहना होगा। लिफ्ट ऑपरेटर कहता है कि मैं अपने काम को समझ गया। इसके बाद जॉश ऊपर एक अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ पर एक आदमी रहता है जो बहुत वक्त से यहाँ पर टेनेंट है। दरअसल इसने बहुत वक्त से इस जगह का किराया नहीं दिया। पहले बहुत अमीर हुआ करता था, लेकिन इसका सारा पैसा डूब गया। जॉश को अपने हालातों के बारे में बताता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ और वक्त रहने की मदद दे दो। जॉश उसकी बात मान जाता है। इसके बाद जॉश नीचे आता है और तभी वो देखता है कि उनके टावर के सामने काले रंग की गाड़ी रुकी है, जिसके अंदर से कुछ लोग बाहर उतरे हैं, जिनके हाथ में गन्स है। जॉश समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो अंदर जाकर अलार्म बजाता और सबसे कहता है कि सब चौकन्ने हो जाओ, यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। वो सीसीटीवी कैमरे में देखता है कि टावर के पिछले गेट पर एक गाड़ी रुकी है, जिसमें इस टावर के पेंट हाउस में रहने वाले आर्थर को कुछ लोग उसमें पकड़ कर ले जा रहे हैं। वो भागकर पिछले गेट पर जाता है, लेकिन तब तक वो आर्थर को गाड़ी में बंद करके यहाँ से ले जाते हैं। और जॉश भी उस गाड़ी का पीछा करता है, क्योंकि वो इस टावर का मैनेजर है। आर्थर की सिक्योरिटी सेफ्टी उसकी जिम्मेदारी है। वो तब तक गाड़ी का पीछा करता है जब तक गाड़ी एक जगह रुक नहीं जाती। पर इससे पहले कि वो गाड़ी के पास जाता, वहाँ पर एक FBI एजेंट आ जाती है, जो जॉश को मारकर नीचे गिरा देती है। और ठीक उसी वक्त वो गाड़ी भी पलट जाती है, जिसके अंदर आर्थर है। आर्थर को बाहर निकाला जाता है। जॉश कहता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो। आर्थर एक शरीफ इज्जतदार इंसान है। FBI एजेंट उसे बताती है कि ये शरीफ नहीं है, इसने $2 बिलियन का घोटाला किया है और ये देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए हमने इसे अरेस्ट किया है। और जब तक ये सारे पैसे लौटा नहीं देता, तब तक ही हमारी हिरासत में रहेगा। ये सब सुनने के बाद जॉश को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। आर्थर पर वो बहुत भरोसा करता था। और अब जॉश उसके पेंट हाउस में जाकर सबसे पहले उसके स्विमिंग पूल को बंद कर देता है। उसके बाद उसके पेंट हाउस को लॉक करके नीचे आ जाता है। यहाँ वो सबको आर्थर के बारे में बताता है। दरअसल सबने पहले न्यूज में उसके बारे में सुन लिया था। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पेंशन के पैसे कहाँ पर है। और अब जॉश उन सबको बताता है कि मैंने वो सारे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आर्थर को दे दिए थे, क्योंकि उसने मुझे विश्वास दिलाया था कि वो कुछ ही सालों में हम सब के पैसों को डबल कर देगा। एक एम्प्लॉय कहता है कि मैंने अभी अभी न्यूज़ में सुना है कि उसके अकाउंट में $500 से ज़्यादा नहीं है। ये सुनकर सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं। जॉश सबको यकीन दिलाता है कि मैं कुछ न कुछ ज़रूर करूँगा। कुछ दिनों के बाद आर्थर को बेल मिल जाती है, लेकिन उसे हाउस अरेस्ट होकर रहना होगा, यानी कि बिना FBI की मर्जी के वो बाहर नहीं जा सकता। हमें यहाँ पर उसके पेंट हाउस को दिखाया जाता है, जो बहुत ही आलीशान होता है, और यहाँ पर उसकी एक लाल रंग की फरारी भी होती है। इसके अलावा आर्थर के पास अब और कुछ नहीं बचा। जॉश जब अपने घर जा रहा होता है तो देखता है कि उसके बचपन के दोस्त लाइट को पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे हैं, क्योंकि उसने किसी के घर पर चोरी की थी। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। अब जब जॉश अपने घर पहुँचता है तो उसे फोन आता है कि टावर का जो डोरमैन है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो हॉस्पिटलाइज है। और जब वो हॉस्पिटल जाता है तो उसे पता चलता है कि डोरमैन ने अपनी जान लेने की कोशिश की। जब वो डोरमैन से पूछता है तो बताता है कि मैंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई आर्थर को दे दी थी, क्योंकि उसने कहा था कि उसे कुछ अच्छे शेयर्स के बारे में पता चला है। 25 दिनों में मेरे पैसे डबल हो जाएंगे और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, यहाँ तक कि मैं अपने घर का किराया भी नहीं दे सकता। जॉश कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिलवाऊंगा। और इसके बाद वो आर्थर से मिलने उसके पेंट हाउस में जाता है, जहाँ पर वो बहुत गुस्से में होता है। आर्थर कहता है कि मैंने सबको कहा था कि इस काम में लॉस भी हो सकता है, मैं किसी की जिंदगी और मौत के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। ये सुनकर जॉश को बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ पर तोड़ फोड़ करके नीचे आ जाता है, जहाँ पर उसे अपना ब्रदर इन लॉ चार्ली मिलता है, जो यहाँ का केयर टेकर है, यानी कि इसी टावर में वो भी काम करता है। वो चार्ली से पूछता है क्या तुम्हें आर्थर के बारे में पता था। चार्ली कहता है कि मुझे उस पर शक था, मैंने कई बार लॉयर से उसे इस बारे में बात करते हुए सुना था। जॉश को पूरा यकीन हो जाता है कि आर्थर ने जो कुछ किया है वो जानबूझकर किया है।
अगली रात को बार में जाता है जहां पर उसे एफबीआई की वही एजेंट मिलती है जिसने आर्थर को गिरफ्तार किया था। वो बहुत ज्यादा शराब पी लेती है, साथ ही वो जॉश के साथ बहुत फ्रेंडली हो जाती है। बातों में वो जॉश को बता देती है कि हमने आर्थर के लगभग सभी पैसों को रिकवर कर लिया है, लेकिन अब भी उसने $20 मिलियन छुपाए हुए हैं। एफबीआई को अब उन्हीं पैसों को रिकवर करना है। अगली सुबह जॉश को एक आइडिया आता है, इसीलिए वो अपने ब्रदर इन लॉ चार्ली को, लिफ्ट ऑपरेटर को जो अभी अभी नई नई जॉब पर लगा है, साथ ही उस बिल्डिंग में रहने वाले उस टेनेंट को जिसके पास अब किराए देने के पैसे नहीं है, सबको अपने पास बुलाता है और बताता है कि एफबीआई ने आर्थर के सभी पैसों को रिकवर कर लिया है, लेकिन अब भी उसने $20 मिलियन छुपाए हुए हैं। अगर एफबीआई के हाथ वो लग गए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें उन पैसों को चुराना होगा। लेकिन सबका एक ही सवाल होता है कि वो पैसे कहाँ पर हैं। तभी जॉर्ज को याद आता है कि कुछ वक्त पहले आर्थर ने अपने पेंट हाउस में कुछ काम करवाया था, वो ना हो वो अपने पैसे वहीं पर छुपा रहा था। ऑली कहता है कि अगर उसके पेंट हाउस में पैसे हुए भी तो हम में से किसी को चोरी करने का कोई आइडिया नहीं है, हमें किसी प्रोफेशनल चोर की जरूरत है ताकि वो हमें चोरी करना सिखा सके। तभी जॉश को अपने दोस्त लाइट की याद आती है जिसे पुलिस पकड़ कर ले गई है और अब वो पुलिस स्टेशन जाता है और उसकी बेल करवा कर उसे अपने घर ले आता है, जहाँ पर उस लाइट को पूरा प्लान बताता है। जब स्लाइड उसके पूरे टीम मेंबर्स को देखता है तो कहता है कि मैं इस चोरी में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, तुम में से कोई एक पेन भी नहीं चुरा सकता। दरअसल इस सब के सब बहुत शरीफ होते हैं। जॉश कहता है कि तुम्हें इन्हें एक मौका देना चाहिए। स्लाइड कहता है ठीक है, तुम सब के सब मॉल के अंदर जाओ और वहां से कुछ न कुछ चुरा कर लाओ। सब के सब मॉल के अंदर जाते हैं और कुछ न कुछ छोटी मोटी चीजें चुरा कर लाते हैं। हालांकि स्लाइड उन सब से इम्प्रेस नहीं होता, लेकिन अब वो उनके साथ इस प्लान में शामिल हो चुका है, इसीलिए उस सबको बताता है कि हमें चोरी कैसे करनी है। वो पूरी की पूरी बिल्डिंग का उन्हें वीडियो दिखाता है और बताता है कि यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी है, अभी कई बार सिक्योरिटी चेक को धोखा देकर अंदर जाना होगा। अब जब ये प्लानिंग कर रहे होते हैं तभी इनका डोर नॉक होता है। जॉश जब बाहर जाता है तो वहाँ पर एफबीआई की एजेंट होती है जो जॉश से कहती है कि आर्थर ने तुम्हारे ऊपर केस किया है क्योंकि तुमने उसकी फरारी का शीशा तोड़ा था, अगर तुम उससे माफी मांग लो तो वो अपना केस वापस ले लेगा। जॉश उसकी बात मान जाता है क्योंकि वो अरेस्ट नहीं होना चाहता, इसीलिए वो आर्थर के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। पर जाने से पहले वो आर्थर से कहता है कि तुमने जितने भी गरीब लोगों के पैसे खाए हैं मैं उन सब के पैसे उन्हें वापस कर दूंगा। और अब अगले दिन हम देखते हैं कि ये चारों के चारों टावर के सामने जो रेस्टोरेंट होता है वहां पर बैठकर टावर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इसके बाद ये एक शोरूम के बाहर जाते हैं जहां पर बहुत सारे सेफ होते हैं। जॉर्ज स्लाइड से कहता है कि तुम्हें इस सेफ को खोलना होगा। स्लाइड कहता है कि मैं इतना बड़ा चोर नहीं हूँ, मैंने छोटी मोटी चोरियां की है। इस तरह के सेफ को खोलने के लिए हमें ऐसे इंसान की जरूरत है जिसने इस तरह के सेफ को कई बार बिना चाबी के खोला हो। जोश को उसी के साथ काम करने वाली एक लेडी ओडिशा की याद आती है जिसके पिता लॉकर मैन है। वो अपने घर पर ओडिशा को बुलाता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है, पर ओडिशा साफ साफ मना कर देती है। पर जोश जब उसे बताता है कि हमें $20 मिलियन की चोरी करनी है तो वो इनकी टीम में शामिल हो जाती है। अगले दिन जोश जब अपने साथी के साथ टावर पर नजर रख रहा होता तभी वो देखता है कि चार्ली टावर से बाहर निकल गया है। वो चार्ली के पास जाता और कहता है कि तुम टावर के अंदर क्यों गए थे। चार्ली बताता है कि मैं जनरल मैनेजर से मिला था, मुझे मेरी जॉब मिल चुकी है और अब मैं तुम्हारे प्लान में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे साथ जितने भी लोग हैं वो सब के सब बेवकूफ है, तुम कभी इस चोरी को नहीं कर सकते और ना ही मैं तुम्हें इस चोरी को करने दूंगा। दरअसल चार्ली अब खुद भी इस टावर का एम्प्लॉय है, इसीलिए वो चाहता है कि यहाँ पर चोरी ना हो। जोश इस बात से परेशान हो जाता है। कुछ देर के बाद उसे एफबीआई एजेंट का कॉल आता और बताती है कि तुम्हारे ऊपर आर्थर ने अब भी केस किया है, हालांकि तुमने माफी मांग ली, लेकिन वो तुमसे बदला लेना चाहता है। ये सुनकर जॉश परेशान हो जाता है। वो अपने टीम मेंबर से कहता है कि हमें कल ही चोरी करनी होगी। अगले दिन थैंक्सगिविंग पार्टी होती है। वो लिफ्ट ऑपरेटर से कहता है कि तुम जाओ और किसी भी कीमत पर चार्ली की पत्नी के मोबाइल को लेकर आओ जो प्रेग्नेंट है, जो अपनी मॉम के घर जा रही है। लिफ्ट ऑपरेटर ऐसे ही करता, वो मेट्रो में होती है। वो मेट्रो में उसके पास जाता है और उसका मोबाइल निकालने में कामयाब हो जाता है। वही टावर के बाहर जॉस देखता है कि स्लाइड अपने आप ही अकेले टावर के अंदर जा रहा है जो इनके प्लान का हिस्सा नहीं है। जॉस समझ जाता है कि स्लाइड इन सबको धोखा दे रहा है क्योंकि उसने ओडिशा से सेफ को खोलना सीख लिया था। वही लिफ्ट ऑपरेटर को दिखाया जाता है जो चार्ली की पत्नी के मोबाइल से उसे मैसेज करता है कि अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई, जल्दी तुम मेरी मॉम के घर आ जाओ। चार्ली को जैसे ही मैसेज मिलता है वो अपना सारा काम छोड़कर अपनी पत्नी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। टावर के अंदर हमें ओडिशा को दिखाया जाता है जो किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है।
दरअसल ये इनके प्लान का एक हिस्सा होता है। सारा का सारा स्टाफ उस जगह इकट्ठा हो जाता है जहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा होता है और ठीक इसी वक्त सबको टावर के अंदर घुसने का मौका मिल जाता है। वही स्लाइड को दिखाया जाता है जो इस टावर के जनरल मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर एक कमरा चाहिए। जनरल मैनेजर उसे कमरा दिखाने के लिए जहाँ पर बाकी लोग और बड़ी चालाकी से स्लाइड सीसीटीवी कैमरे में बंद कर देता है जिसके सबके व्यू को ब्लॉक कर देते हैं। जिसके बाद युग उस जगह को तोड़ना शुरू करते हैं जहाँ पर आर्थर ने काम करवाया था। उस दीवार को तोड़ने के बाद इन्हें पीछे सेफ मिल जाता है। तभी इनके ऊपर स्लाइड गन तान देता है और कहता है कि सारा पैसा मेरे हवाले कर रहा होगा। और तभी वहाँ पर ओडिशा आ जाती है। वो स्लाइड के ऊपर गन तान देती है जिसके बाद इस स्लाइड की गन छीन लेते हैं और अब स्लाइड इनके कब्जे में है। वहीं आर्थर को दिखाया जाता है जो कोर्ट पहुंच जाता है। दरअसल जॉश ने उसे कहा था कि आज हमें जज के सामने पेश होना है, लेकिन यहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि आज कोर्ट की छुट्टी है क्योंकि आज थैंक्सगिविंग है। जज आज कोर्ट नहीं आएंगे। आर्थर को यहाँ पर शक हो जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। एफबीआई की एजेंट भी इनके साथ होती है और अब सबको समझ में आ जाता है कि जॉश कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाला है। वही पेंट हाउस के अंदर हमें दिखाया जाता है कि ये सेफ खोलने में कामयाब हो जाते हैं। पर जब इस सेफ को खोलते हैं तो देखते हैं कि वो पूरी तरह से खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, जो देखकर इस सब के सब डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और अब यहाँ पर स्लाइड के और टेनेंट के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है क्योंकि टेनेंट के हाथ में गन होती है और जब ये एक दूसरे से गन छीन रहे होते हैं अभी गन से गोली चल जाती है और गोली वहाँ पर खड़ी फरारी को लगती है। जॉश जब फरारी को देखता है तो उसमें छेद हो गया होता है, साथ ही उसका पेंट भी निकल गया होता है। और जब जॉश ध्यान से देखता है तो अंदर पूरा सोना होता है, यानी कि ये पूरी की पूरी फरारी सोने की बनी है। इसके बाद टेनेंट उसे ध्यान से देखता है और बताता है कि ये 20 मिलियन की नहीं बल्कि लगभग 45 मिलियन डॉलर्स की है। एले सोचते हैं कि ये इसके पार्ट्स को निकाल कर यहाँ से ले जाएंगे, पर जॉश कहता है कि हमें इस पूरी फरारी को यहाँ से ले जाना होगा, पर इतनी बड़ी कार को यहाँ से ले जाना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। लेकिन यहाँ बाहर विंडोज साफ करने की एक बहुत बड़ी लिफ्ट है, उस लिफ्ट से ये कार को यहाँ से ले जा सकते हैं। अब ये उस ट्रॉली को नीचे लाते हैं, साथ ही ये इस पूरे के पूरे पेंट हाउस के बड़े बड़े शीशे होते उन्हें निकाल देते हैं। जिसके बाद उस ट्रॉली उस लिफ्ट की जो वायर्स होती है उसे फरारी के पीछे बांध देते हैं, जिसके बाद ये फरारी को बाहर लटकाते हैं। इसी बिल्डिंग में टेनेंट का भी फ्लैट है। टेनेंट अपने फ्लैट में जाता है और अब उसे इस कार को अपने फ्लैट में खींचना है, लेकिन जब वो ऐसा कर रहा होता है तो वो डर जाता है क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। अब उसकी मदद करने के लिए जॉश और स्लाइड जाना चाहते हैं, लेकिन तभी बाहर एफबीआई का एक एजेंट आ जाता है जिसे इन्होंने बेहोश कर दिया था। दरअसल अब वो होश में आ चुका है। वो पेंट हाउस के अंदर आना चाहता है। स्लाइड कहता है कि हमें अपने आप को एफबीआई के हवाले कर देना चाहिए, पर जॉश कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए वो उस लिफ्ट उस ट्रॉली की वायर से जिसमें कार लटकी हुई है नीचे जाना शुरू कर देते हैं। वही टेनेंट एक रस्सी किसी चीज पर बांध कर उस रस्सी को पकड़कर कार को अपने कमरे के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो खुद ही कार के साथ लटक जाता है। अब ऊपर से जॉश और स्लाइड भी आ जाते हैं। टेनेंट से कहते हैं कि तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने कमरे वाली रस्सी को पकड़ना होगा। वो अपने कमरे की रस्सी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त कार से उसका हाथ छूट जाता है। पर इससे पहले कि वो नीचे गिरता यहाँ पर चार्ली वापस आ चुका होता है। टेनेंट का हाथ पकड़कर उसे कमरे में खींच लेता है और अब युग ऊपर से कार को स्विंग करना शुरू करते हैं, जिसके बाद चार्ली इनकी मदद करता है और ये कार को टेनेंट के कमरे के अंदर ले आते हैं। यहाँ पर चार्ली इन सब पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो यहाँ पर अब जॉब करता है और उसने इन्हें यहाँ पर चोरी करने से मना किया था। जॉश कहता है कि ये पूरी की पूरी कार सोने से बनी है, इसकी कीमत 45 मिलियन डॉलर्स है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और अब वो भी इनके साथ शामिल हो जाता है, जिसके बाद भी तय करते हैं कि लिफ्ट से ये इस कार को नीचे ले जाएंगे। चार्ली कहता है कि लिफ्ट में फिट नहीं हो सकती। जॉश कहता है कि मैं जानता हूँ और कार को लिफ्ट में फिट करने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद ये कार को लिफ्ट के पास ले जाते हैं। ऊपर से इनका एक साथी लिफ्ट को इनके फ्लोर पर भेजता है। ये कार के अंदर उसकी की को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर जॉश को आर्थर की एक डायरी मिलती है जिसमें उसके सारे काले कारनामों का हिसाब किताब होता है, जो कि आर्थर के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत है। और अब ये पूरी की पूरी कार को लिफ्ट के अंदर नहीं बल्कि उसके ऊपर रखते हैं। कार को ऊपर रखने के बाद कार अपने आप ही नीचे जाने लगती है। युग ऊपर से लिफ्ट ऑपरेटर से पूछते हैं कि कार नीचे क्यों जा रही है। इनका साथी लिफ्ट ऑपरेटर इन्हें बताता है कि मैनुअली लिफ्ट को नीचे बुलाया गया है और अब लिफ्ट नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाती है और ये लिफ्ट के ऊपर होते हैं। और अब आर्थर एफबीआई के एजेंट्स लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं। लिफ्ट ऊपर टॉप फ्लोर पर पहुंचती है जहाँ पर पेंट हाउस है।
कार ऊपर होती है जो ऊपर के लोहे के नेट से टकरा जाती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि ये सब के सब लिफ्ट के ऊपर है। जिसके बाद एफबीआई की एजेंट पेंट हाउस के अंदर जाती है। जॉस लाइट से पूछता है कि जिस ट्रक से तुम आए थे उस ट्रक की चाबी कहाँ पर है। वो बताता है कि वो ट्रक चोरी का है, चाबी उसी के अंदर है। जिसके बाद जॉश यहाँ के डोरमैन को कॉल करता है जो उसका दोस्त है जिसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। वो उसे बताता है कि बाहर एक ट्रक खड़ा है जिसे तुम टावर के सामने लेकर आओ। उसके कहने पर वो ट्रक को टावर के सामने लाता है। वही आर्थर को दिखाया जाता है जब वो पेंट हाउस के अंदर देखता है कि उसकी फरारी वहां पर नहीं है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो एफबीआई के एजेंट से कहता है कि मेरी फरारी किसी भी कीमत पर तुम्हें ढूंढनी होगी। एफबीआई की एजेंट देखती है कि वहां पर एक तिजोरी है जिसके बारे में उसने एफबीआई को नहीं बताया था, इसीलिए उसकी जमानत को यहीं पर खत्म कर दिया जाता है, यानी कि अब उसे जेल जाना होगा। इसके बाद एफबीआई की एजेंट उस रूम में जाती है जहाँ पर सारे मॉनिटर्स लगे हुए हैं। वो देखती है कि बाहर एक ट्रक है जो यहाँ से निकल रहा है। वो समझ जाती है कि इसके अंदर फरारी है। सीधे एफबीआई के सभी एजेंट्स उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जल्दी वो ट्रक को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो डोरमैन को बाहर बुलाते हैं। वो देखते हैं कि ट्रक के अंदर फरारी नहीं है। वो पूछते हैं कि फरारी कहाँ पर है। डोरमैन कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो बस ट्रक चुरा कर अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था। अब एफबीआई की एजेंट स्लाइड को छोड़कर सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में उसने देख लिया था कि सब के सब छुप कर इस टावर के अंदर एंटर हुए थे जबकि स्लाइड सबके सामने मेन डोर से आया था। इसीलिए उसके खिलाफ किसी के पास कोई सबूत नहीं होता। और अब आर्थर के साथ इन सब को एक ही ट्रक में पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं जहाँ पर आर्थर इनके ऊपर हंसता और कहता है कि जल्दी एफबीआई की टीम उस कार को ढूंढ लेगी। जॉश कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा, हमारे पास तुम्हारी वो डायरी है जिसमें तुम्हारे काले कारनामों के सारे सबूत है। ये सुनते ही आर्थर पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि वो डायरी अगर पुलिस के हाथ लग गई वो कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। वो कहता है कि तुम मेरी डायरी मुझे वापस कर दो, इसके बदले मैं तुम्हें $400 मिलियन दूंगा जो कि फरारी की कीमत से 10 गुना ज्यादा है। पर ये कहते हैं कि टावर का एक रूल है, वहाँ पर कभी कोई टिप नहीं लेता। ये इस डील के लिए मना कर देते हैं। और अब टावर में काम करने वाली एक लड़की जो कि वकील बन चुकी है वो एफबीआई के एजेंट से मिलती है और कहती कि हमारे पास वो डायरी है, उस डायरी के बदले तुम्हें इन सबको रिहा करना होगा। एफबीआई के एजेंट कहते हैं कि हम सबको रिहा कर देंगे पर जॉश को हमें कस्टडी में रखना होगा। जॉश कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरे साथियों के ऊपर किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं लगने चाहिए। एफबीआई का एजेंट उनकी बात मान जाता है और इनके सभी साथियों को छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद ये सब के सब द टावर के टॉप फ्लोर में जाते हैं जहाँ पर स्विमिंग पूल होता है। ये स्विमिंग पूल के ढक्कन को खोलते हैं और उस स्विमिंग पूल के अंदर फरारी कार होती है जिसकी कीमत $45 मिलियन है। वहीं आर्थर को उम्र कैद की सजा होती है क्योंकि एफबीआई के पास उसके खिलाफ सारे सबूत है। साथ ही जॉश को 2 साल की सजा सुनाई जाती है। यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं जिन सब के पैसे आर्थर ने खा लिए थे उन सब के घर में एक एक गिफ्ट पहुँचता है और जब वो उस गिफ्ट को खोलते हैं तो उसके अंदर फरारी के पार्ट्स होते हैं जो कि सोने के हैं, जो पाकर सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं। इसी के साथ ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मैं